हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज पार्ट 5 नई समस्याएं, इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण शुरू किया? आंसर है 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया। सेकेंड, शहाबुद्दीन गौरी कौन था? शहाबुद्दीन गौरी एक अफगानी था जिसने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया, मतलब आक्रमण किया, और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। थर्ड, दिल्ली की सल्तनत को किसने नष्ट कर दिया? 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। तैमूर के हमले का दिल्ली की सल्तनत पर क्या असर हुआ? तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो गई। जौनपुर संयुक्त प्रांत में छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। भारत में जो पर्दा प्रथा थी उसके बारे में आप क्या जानते हो? भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। अमीर खुसरो कौन थे, उनके बारे में बताइए। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वह फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे। भारत के लोकप्रिय वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। अमीर खुसरो इतने अधिक प्रसिद्ध क्यों हैं? आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए अब भी उसी तरह गाए जाते हों। अकबर कौन थे? अकबर ने अपने 50 वर्ष के शासनकाल के दौरान क्या किया था? अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। अकबर बाबर का पोता था। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसका पौत्र मतलब पोता अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। अकबर बहादुर, योग्य सेना नायक और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत यह अकबर का सपना था। 1556 से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन
के लगभग 50 वर्ष के दौरान वो बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। मुगल शासन के दौरान किस तरह की पुस्तकों की रचना की गई? मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती है। हिंदी के दो सबसे प्रसिद्ध कवियों में हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, और अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषा के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपाह सालार मीन्स सेनापति रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। मुगल साम्राज्य के खंडित होने की क्या वजह है? मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था। किसान बार बार विद्रोह करते थे। इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए थे। 1669 के बाद जाट किसान, जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे। गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था। औरंगजेब कैसा शासक था? औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकवादी था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के दावेदार कौन थे? 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठी और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद कौन सी ताकतें संघर्ष कर रही थी? फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई थी जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में क्या जानते हैं? महाराजा रणजीत सिंह ऐसे व्यक्तियों में थे जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सजा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो। इंग्लैंड का भारत में आगमन कब हुआ था? इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम क्या था? अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।